शेयर मार्केट में जब आप पैसे लगाते हैं तो आपकी इच्छा ये होती है, आपका उद्देश्य ये होता है कि आप वेल्थ क्रिएट करें, क्योंकि दूसरे किसी भी एसेट क्लास के मुकाबले शेयर मार्केट में बहुत पैसे बनाए जा सकते हैं और बहुत सारे लोगों ने बनाए भी हैं। कैसे चुने स्टॉक, कैसे निवेश करें, और एक तरीका ये होता है कि आप म्यूचुअल फंड के ज़रिए उसमें निवेश करें। तो जो वैल्यू और ग्रोथ की एक बड़ी चर्चा चलती है मार्केट में कि आप वैल्यू स्टॉक खरीदना चाहते हैं, ग्रोथ स्टॉक लेना चाहते हैं, कुछ लोग कहते हैं दोनों एक ही हैं, कई मायनों पे एक हैं भी वो। लेकिन जो असली मकसद है वैल्यू या ग्रोथ की लड़ाई की बजाय या मिड कैप लॉन्ग टर्म की बजाय कि वेल्थ क्रिएट की जाए, कमाई की जाए, तो उसके लिए हम हर हफ्ते ये कोशिश करते हैं कि आपकी मुलाकात एक बेहतरीन फंड मैनेजर और एक बेहतरीन फंड से कराएं। मेरा नाम नीरज है और आप देख रहे हैं फ़ायदेमंद फंड्स, और आज हम जिनसे आपकी मुलाकात कराएंगे उनका नाम है नितिन अरोड़ा, और वो एक्सिस म्यूचुअल फंड का एक्सिस वैल्यू फंड मैनेज करते हैं। नितिन, बहुत स्वागत है आपका फ़ायदेमंद फंड्स में। थैंक यू नीरज जी। तो हम लोग इससे पहले कि आपके फंड के बारे में समझें और सब जो चीज़ों को देखें, एक नज़र आपका अप्रोच मैं जानना चाहता हूँ कि इस वक्त मार्केट में क्या है जहाँ पे बड़े वाले इंडेक्स चलने को तैयार नहीं है और मिड कैप इंडेक्स रुकने को तैयार नहीं है। क्या है मार्केट का सेटअप इस समय? जी बिल्कुल नीरज जी, देखिए जहां तक मार्केट की बात है, ये बिल्कुल सही कहा आपने कि लार्ज कैप इंडाइसेस नहीं चल रहे हैं और ज्यादातर मिड कैप एंड स्मॉल कैप आउट परफॉर्म कर रहे हैं। और काफी हद तक आई थिंक ये मैक्रो फैक्टर्स भी इसके रीजंस हैं, बिकॉज अगर आप ध्यान से देखें कि कोई भी कंट्री ओवरसीज, चाहे वो यूएस है, चाइना है, एशिया पैक है, जीडीपी ग्रोथ स्ट्रगल हो रहा है वहां पे, एंड इंडिया भी बहुत स्वीट स्पॉट पे है इन टर्म्स ऑफ अगर आप कंपैरिजन करें हमारा जीडीपी ग्रोथ वर्सेस जो मैं कंट्रीज की बात कर रहा हूँ। तो ये एक मैक्रो थीम है जो मार्केट को काफी एक्साइटेड किए हुए है अभी। अगर इसको हम लोग थोड़ा सा और डेप्थ में देखें तो बहुत ज्यादा कोशिश गवर्नमेंट की ये हो रही है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जाए, और कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर बढ़ता है तो बहुत सारी थीम्स इमर्ज होती हैं जो इंडिया में लास्ट 15 साल में नहीं हुई हैं। चाहे वो हम बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जहां पे गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की है पीएलआई ला के मैन्युफैक्चरिंग सेटअप किया जाए। इसमें काफी सेक्टर्स को फायदा भी है। दूसरी चीज हम देख रहे हैं कि दूसरी जो थीम है अपार्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग इज डिफेंस, जिसमें काफी कोशिश की जा रही है कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर वहां भी बढ़े। और उसके बाद आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग, चाइना प्लस वन। तो अगर आप देखेंगे मिड कैप और स्मॉल कैप में ये 3-4 थीम्स हैं जो काफी प्रोएक्टिव वे में चल रही हैं, जिसकी वजह से डाइवर्जेंस ज्यादा हो रहा है बिटवीन द लार्ज कैप एंड मिड कैप स्मॉल कैप इंडाइसेस। लेकिन कन्वेंशनल नॉलेज में हमेशा हम लोगों को बताया जाता था कि मिड कैप लास्ट लेग होता है मार्केट में, जब वो बहुत तेजी उसमें होती है, फ्रेंजी हो जाती है और खूब चलने लगते हैं तो थोड़ा सा सावधान हो जाना चाहिए। फिर कई लोग कहते हैं कि नहीं, अब आप मार्केट के मैट्रिक्स बदलिए, नए तरीके से मार्केट देखिए। जैसे अभी आपने समझाया कि मिड कैप की रैली एक डिफरेंट टेंजेंट पे चल रही है। क्या ये जो पुराना कन्वेंशनल नॉलेज है कि जब मिड कैप चलने लगे थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए, ये सही है या नहीं? इस बार आपको मार्केट दूसरी तरह से देखना है। देखिए, जहां तक हम म्यूचुअल फंड्स जिस तरीके से इसको देखते हैं, बिकॉज हम लोग का जो दायरा होता है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म होता है। हम कोई भी कंपनी या कोई भी सेक्टर को एटलीस्ट 4 से 7 साल के व्यू में या 3 से 5 साल के व्यू में देखते हैं। तो पोटेंशियल तो बहुत है अभी ग्रो करने का यहाँ से, और इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि बहुत सारी थीम्स हैं जिसकी वजह से मिड कैप स्मॉल कैप में रैली है। तो मुझे लगता है कि ज्यादातर मार्केट पे कॉल ना लेकर अगर अच्छी कंपनीज, अच्छे सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया जाए कि किसमें कितना पोटेंशियल है अगले 3 से 5 साल में, आई थिंक अगर निवेशक उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे तो मेरे हिसाब से उस एंगल से इन्वेस्ट करना ज्यादा बेहतर है, रादर देन टेकिंग आप कॉल लें कि मिड कैप महंगा हो गया है या स्मॉल कैप महंगा हो गया है लार्ज कैप की वजह से। लार्ज कैप सस्ता है अभी रिलेटिवली। मेरे हिसाब से कॉल ये लेना चाहिए अभी कि कौन सी ऐसी सेक्टर्स है जहां पे पोटेंशियल है अर्निंग्स और प्रॉफिट ग्रोथ दिखाने का, तो वो मुझे लगता है लगातार रीरेट होती रहेंगी। बाई एट एनी प्राइस, जो बाप स्टॉक्स है, बाप सेक्टर्स हैं, उससे थोड़ा बचना चाहिए और उसके लिए
नितिन जी को पैसे देने चाहिए, ये मैनेज करेंगे बेटर तरीके से। अब आते हैं आपके फंड पे, नाम है इसका एक्सेस वैल्यू फंड। ये वैल्यू फंड क्या होता है? वैल्यू फंड का मतलब क्या है? देखिए नीरज जी, वैल्यू एक एज अ थीम अगर हम देखें ग्लोबली 2019 और 2020 कोविड के बाद चली। उससे पहले अगर आप देखेंगे इंडिया ने लास्ट 2 डिकेड में ग्रोथ को ही ज्यादा कंसिडर किया है, क्योंकि जो हमारी लार्ज प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज थी, लार्ज प्रॉफिट सेंटर्स थे, चाहे वो एफएमसीजी हुआ, चाहे वो बैंक्स हुए, वो ग्रो करते थे और उनको ग्रोथ का मल्टीपल मिलता था। वैल्यू एक एज अ थीम इमर्ज हुई, जहां पे बहुत सारा कोविड के बाद ग्लोबल मार्केट्स ने भी वो थीम को सराहा। ग्लोबल मार्केट्स ने बहुत सारे आइडेंटिफाई किए सेक्टर्स जिसमें डिस्टॉर्शन बहुत था, प्रॉफिट ग्रोथ उधर भी थी लेकिन मल्टीपल नहीं मिलता था बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ रीजन के बिजनेस स्केलेबल नहीं है, मैनेजमेंट्स खराब है, कैश फ्लो नहीं बनाती कंपनियां। लेकिन 2020 कोविड के बाद बहुत सारा वैल्यू थीम इमर्ज हुआ, जिसमें लोगों ने ये देखा कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो अपने बैलेंस शीट को ठीक किया, जिन्होंने बिजनेस टर्न अराउंड हो रहे हैं पोस्ट कोविड के बाद। इतना अच्छा रिकवरी आया है इकोनॉमी में, खासकर इंडिया में, जहां पे बिजनेस ने बैलेंस शीट काफी क्लीन अप करी, कैश फ्लो जनरेट किए। काफी सेक्टर्स में, जैसे मैं शुरुआत में बात कर रहा था कि गवर्नमेंट ने काफी हेल्प किया, पीएलआई के थ्रू गवर्नमेंट ने काफी हेल्प किया इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग द इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन द इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स, जहां पे वैल्यू इंजीनियरिंग अब इंडिया में हो रहा है। तो आई थिंक वहां से ये थीम ज्यादा इमर्ज हुई वैल्यू को लेकर। जहां तक हमारा मानना है, जिस तरह से हम लोग वैल्यू फंड को देखते हैं, बिकॉज हमारी बेसिक फिलॉसफी पूरे फंड की है ग्रोथ एंड वैल्यू, ब्लेंड ऑफ बोथ। तो हम लोग उन्हीं कंपनीज को ज्यादा देखते हैं जहां पे मैनेजमेंट अच्छा हो। हमारा सबसे पहला क्राइटेरिया वो है, वो हमारी बेसिक फिलॉसफी है पूरे एक्सिस म्यूचुअल फंड की। दूसरी चीज, कहाँ पे टर्न अराउंड है, कहाँ पे बिजनेस का टेलविंड है जो टर्न हो सकता है। लेकिन बिजनेस टेलविंड में हमारा क्राइटेरिया होता है कि क्या कंपनी ने डाउन साइकिल में कैश फ्लो जनरेट किया है कि नहीं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो आई थिंक सब इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। एंड उस कैश फ्लो से क्या वो फर्दर ग्रोथ कर सकता है अगर सेक्टर में टेलविंड आया। तो आई थिंक वैल्यू अक्रॉस सेक्टर्स काफी मिलती हैं। इट्स जस्ट दैट कि आपको ध्यान रखना है कि किस बिजनेस को आप स्केलेबल बना सकते हैं, एंड वैल्यू वहीं से इमर्ज होती है। नितिन, आप कह रहे हैं कि जो डीप वैल्यू स्टॉक है उसको राइड करना चाहिए, उसके ऊपर ग्रोथ को, रादर कि आप ग्रोथ को चेस करें ये देख के कि यहाँ पे वैल्यू होगी। पहले वैल्यू देख लीजिए फिर ग्रोथ को राइड करिए, आप ये कह रहे हैं? नीरज जी बिल्कुल सही। देखिए, हमारा क्राइटेरिया जो रहता है सबसे पहले कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, जैसे मैं बता रहा था कोविड के बाद जब ये थीम इमर्ज हुई, बैलेंस शीट्स अच्छी हुई, कैश फ्लो जनरेट हुए और न्यू बिजनेस पोटेंशियल काफी आए हैं, जो भी मैंने रीजन दिए शुरुआत में। अब वहां पे हमारा ये क्राइटेरिया रहता है कि जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं कि जैसे एफएमसीजी सेक्टर है, हमेशा से बहुत महंगा रहा है इंडिया में, और क्योंकि पोटेंशियल ग्रोथ का हमेशा ज्यादा रहता है कंजम्पशन में। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनीज है एफएमसीजी में भी जो काफी वैल्यू है, बिकॉज मार्केट शेयर पहले गेन नहीं कर पा रही थी, लेकिन अभी थोड़ा कंजम्पशन पैटर्न चेंज हुआ तो वहां पे उनको टेलविंड मिला। और जब टेलविंड मिलता है तो वहां मैनेजमेंट का एट्रीब्यूट, कैश फ्लो जनरेशन, मार्केट शेयर गेन, अगर ये तीनों अलाइन हो जाते हैं तो देन काफी ज्यादा ग्रोथ आती है कंपनीज में। तो आई थिंक रादर देन हैविंग सेक्टर बाय सेक्टर कि ये सेक्टर चीप है तो और ये सेक्टर सस्ता है तो यहाँ वैल्यू है, आई थिंक हम लोग उस तरीके से रन नहीं करते। हम लोग ये देखते हैं कि ज्यादातर मार्केट शेयर गेन का पोटेंशियल है क्या इस कंपनी में, नंबर 1, या उस सेक्टर में कोई गवर्नमेंट का ऐसा टेलविंड आ गया या पॉलिसी चेंज हो गई जहां से वैल्यू इमर्ज हो सकती है बहुत बड़ी, और नंबर 3 जहां पे कैश फ्लो जनरेशन काफी फास्ट आए। तो आई थिंक ये 3-4 पैरामीटर्स हैं जहां पे हमें लगता है अक्रॉस सेक्टर्स वैल्यू स्टॉक्स मिलते हैं आपको। ओके नितिन, एक प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों ने पिछले 1-2 सालों में ये देखा है, ये नया ट्रेंड मुझे लगता है, सेक्टर रोटेशन बहुत तेजी से हो रहा है, बहुत तेजी से चर्न होता है। कई बार ऐसा लगता है कि वहां पे टेलविंड्स थे, खबरें थी या बॉटम आउट हुआ तो सेक्टर रन कर रहा है। कई बार ऐसा लगता है कि फंड मैनेजर को कुछ नहीं मिल रहा है इसलिए चलो इस वाले सेक्टर में करते हैं। ये जो एक बड़ी समस्या इस समय देखने को मिल रही है, इससे आप लोग कैसे निपटते हैं? तो ये बहुत सही बात बोली आपने नीरज जी, क्योंकि ये होता है, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट का भी रुख है कि
बहुत ज्यादा थीमेटिक ज्यादा चल रहा है अभी मार्केट के अंदर, सो ऑब्वियसली इसीलिए हम लोग 3-4 पैरामीटर्स को बहुत ध्यान में रखते हैं। एक, बिजनेस स्केलेबिलिटी। अगर बिजनेस स्केलेबल है और कल को आपने देखा कि इकोनॉमी स्लो डाउन भी हो गई या कंजम्पशन थोड़ा स्लो डाउन हो गया, तो अगर वो बिजनेस स्केलेबल है तो 1-2 साल के बाद या 6-8 महीने के बाद वो बिजनेस बाउंस बैक बहुत जोर से करता है व्हेन कंजम्पशन कम्स बैक। दैट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड क्या होता है कि अगर मैनेजमेंट एजाइल है तो मार्केट शेयर गेन हमेशा होता है, चाहे थोड़ा समय लगे, शायद 1 साल लगे, 1.25 साल लगे, लेकिन मार्केट शेयर गेन होता है। तो आई थिंक ये 2 क्राइटेरिया थोड़ा पेशेंस वाले होते हैं। इसीलिए हमारा पहला क्राइटेरिया होता है कि जब डाउन साइकिल है तो क्या मैनेजमेंट ने या उस बिजनेस ने कैश फ्लो जनरेट किया कि नहीं, क्योंकि वो सबसे बड़ा पैरामीटर है जो आपको बताता है कि अप साइकिल अगर आती है तो बेनिफिट होगा ही, लेकिन अगर 3 से 5 साल का व्यू ले रहे हैं उसमें अगर एक डाउन साइकिल भी आती है तो मल्टीपल इन कंपनीज के डी रेट नहीं होते हैं। तो बिजनेस स्केलेबिलिटी पे ज्यादा फोकस करने का जरूरत है मेरे हिसाब से, रादर देन कैचिंग थीम्स, क्योंकि थीम बियॉन्ड अ पॉइंट चलती नहीं है अगर नंबर्स नहीं आते, अर्निंग्स ग्रोथ नहीं होता। Correct. तो आई थिंक कैश फ्लो, मैनेजमेंट क्वालिटी, मार्केट शेयर एंड प्रॉफिट ग्रोथ, अगर ये 4 पैरामीटर्स पे हम कन्विंस्ड है तो आई थिंक इवेंचुअली 3 से 5 साल में वेल्थ क्रिएशन होता है। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि आप इस फंड में किसी इन्फ्लुएंस में नहीं आते कि ये थीम चल रही, चलो हम भी पकड़ ले, राइड कर ले। आपके जो बेसिक पैरामीटर्स है आप उसको अप्लाई करेंगे, अगर उसमें एग्जाम पास होता है तभी वो स्टॉक क्वालिफाई करेगा। ये परफेक्ट आपने एक आइडिया दिया। अब मैं आपके सेक्टर के अंदर देख रहा था, आपकी जो फंड है इसके अंदर बहुत सारे सेक्टर्स आपने इसमें ले रखे हैं। फाइनेंशियल्स में काफ़ी वेटेज है आपका। फाइनेंशियल तो अब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा पीक आउट हो रहा है, या आपको अभी भी लगता है इसमें डीप वैल्यू है अभी भी? देखिए नीरज जी, अभी फाइनेंशियल्स में क्योंकि फाइनेंशियल्स एक ऐसा सेक्टर है जो अभी मार्केट के पर्सपेक्टिव से स्टिल चीप है कंपेयर टू दी अदर सेक्टर्स, बट वो हमारा प्राइमरी क्राइटेरिया नहीं है। हमारा प्राइमरी क्राइटेरिया ये है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ होना है तो लेंडिंग ग्रोथ के बिना तो नहीं होगा। एंड द सेकेंड थिंग, ये लेवरेज प्ले है। तो लेवरेज प्ले में क्या होता है कि जब तक आपके मिड कैप स्मॉल कैप अच्छा कर रहे होते हैं, यू हैव लॉट ऑफ थीम्स, आपके पास काफी थीम्स होती हैं अलग करने के लिए, अलग खेलने के लिए। तो हम लोगों ने इसको थोड़ा सा बैंकिंग में और माइक्रो फाइनेंस में थोड़ा डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि दोनों जगह ग्रोथ बहुत अच्छी आ रही है। तो आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम वेयर पीपल विल अगेन स्टार्ट लुकिंग। दोबारा से आई थिंक मेरे को लगता है कि थीम दोबारा शिफ्ट होगा एंड धीरे धीरे फाइनेंशियल्स विल डू वेरी वेल। तो आई थिंक फाइनेंशियल इज समथिंग, विदाउट फाइनेंशियल ग्रोथ मुझे नहीं लगता कि मैन्युफैक्चरिंग लेड केपेक्स होगा, या फिर कंजम्पशन पैटर्न भी जब इंक्रीज होता है तो ऑटोमेटिकली आपका क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग, आपका ओवरऑल फाइनेंशियल ग्रोथ, फाइनेंशियल सेविंग्स विल इंक्रीज, जो अल्टीमेटली स्पेंड के लिए जाती है। तो मुझे लगता है फाइनेंशियल्स एक ऐसा सेक्टर है जो आउट परफॉर्म करेगा आने वाले समय में। एक सवाल और इसी से जुड़ा फाइनेंस से, फाइनेंस में जो टॉप रैंकर्स हैं आपके पोर्टफोलियो में भी हैं, वो इतने बड़े हो गए हैं कि वो शायद अपनी लेवरेज का फायदा ले सकते हैं, लेकिन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ उसमें इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम शायद जनरेट नहीं होगी। ये इसलिए ऐसा मुझे लगता है कि अभी हाल फिलहाल के एक्सपीरियंसेस में आप देखिए तो जो मिड रैंकर्स हैं वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, और चूंकि उनके लिए क्राइटेरिया दूसरे हैं, और जो टॉप रैंकर्स हैं वो बहुत कंजर्वेटिव हो गए हैं, बहुत ज़्यादा वो कहना नहीं चाहिए लेकिन रिजिड हो गए हैं वो। फिर भी आपने उनको अपने इसमें रखा है, क्यों? बिल्कुल सही बात नीरज जी। देखिए हमारा थॉट प्रोसेस बहुत सिंपल है, क्योंकि लेंडिंग एक ऐसा बिजनेस है कि भारत में आप किसी को कितना भी लेंड करना चाहें आप कर सकते हैं। एंड आपने देखा होगा कि पिछली साइकिल में जितने ये मिड कैप बैंक्स थे या फाइनेंशियल कंपनीज थी, जब ये लोग लेंड करते थे तो बाद में जब रिकवरी हुई तो काफी इन लोगों को परेशानी हुई बैलेंस शीट में। हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं, बट लेंडिंग में द इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो है रिस्क। और रिस्क मुझे लगता है कि भारत में 2 से 3 जो ऊपर के बैंक्स हैं दैट मैनेजेस वेरी वेल। तो ग्रोथ अगर आप 15% CAGR भी लेके चले नेक्स्ट 4-5 years फॉर दीज लार्ज बैंक्स, आई थिंक क्लोजर टू ग्रोथ उससे ज्यादा रिटर्न बन सकता है। तो आई थिंक इंपॉर्टेंट पार्ट ये देखने का है हम लोग को इन सब में फाइनेंशियल्स में कि रिस्क पैरामीटर किसका अच्छा है, क्योंकि लेंडिंग एक ऐसा बिजनेस है जो आप भारत में कोई भी लेंड किसी को भी कर सकता है, लेकिन जब रिकवरी होती है उसमें टॉप बैंक्स आई थिंक जो हमारे पोर्टफोलियो में भी हैं, जो
लार्जेस्ट मार्केट कैप कंपनीज है, आई थिंक उनमें पोटेंशियल है 15 से 18% ग्रोथ करने का, और अगर वो ग्रो करती हैं तो कंपाउंडिंग रिटर्न बनता है। हाँ, जो बड़े बैंक्स हैं या जो बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो रिस्क ज़्यादा अच्छे से मैनेज करते हैं, और बैंकिंग बेसिकली ये रिस्क मैनेजमेंट का बिजनेस ही है, लेंडिंग तो उनका पार्ट है, तो रिस्क जो जितना अच्छा मैनेज करेगा उतना अच्छा होगा। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ सेक्टर्स पे चर्चा करेंगे जहाँ पे डीप वैल्यू नितिन को दिखती है। एक बार फिर से स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में, और आज हम बातचीत करें एक्सिस वैल्यू फंड के बारे में कि कहां कहां वैल्यू है और इस फंड में आपको क्यों निवेश करना चाहिए। एक और सेक्टर है जो कोविड के बाद बहुत चला, उसके बाद एकदम ठंडा पड़ गया और अभी तक ठंडा है, वो मैं बात कर रहा हूं आईटी सेक्टर की। क्या इसमें आपको वैल्यू दिखती है? देखिए, आईटी सेक्टर एक सेक्टर था जो लास्ट 1-1.5 साल में काफी म्यूटेड रहा, क्योंकि ग्लोबल स्पेंड्स, एक ग्लोबल फियर था कि रिसेशन आएगा ग्लोबली, जबकि आप अगर जिसको हम टीसीवी बोलते हैं या ऑर्डर इनफ्लो बोलते हैं आईटी कंपनीज के, अगर आप किसी का भी देखें तो कोई ज्यादा खराब नहीं है अभी तक, जो प्रिंट हो रहा है अर्निंग्स में, रिजल्ट्स में जो कंपनीज के। लेकिन एक ऑलवेज एक हमेशा एक फियर है राइट नाउ, जो हमने शुरुआत में बात की कि ग्लोबल जीडीपी, चाहे वो यूएस की हो, चाइना की हो, यूरोप की हो, तो आईटी के लिए यूरोप और यूएस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा वीक प्रिंट आ रहा है। लेकिन अभी तक जो फियर था कि डिक्लाइन हो जाएगा या फॉल हो जाएगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो मुझे लगता है कि आईटी कंपनीज भी फर्म फुटिंग पे रहेंगी अभी, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 1 or 2 years। बट आई थिंक यहाँ पे कॉल हम लोग का थोड़ा सा बड़ा है, 3 से 4 साल। आई थिंक आउटसोर्सिंग विल इंक्रीज इन द आईटी सेक्टर टुवर्ड्स इंडिया, और मुझे लगता है ये कंपनीज काफी बेनिफिट करेंगी। आज अगर आप देखेंगे मिड कैप कंपनीज जो आईटी की है वो काफी आउट परफॉर्म कर रही है ग्रोथ में, एंड ग्रोथ स्टिल बहुत स्ट्रांग चल रहा है उनका। तो मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर एज अ होल, अगर आप 3 से 5 साल का व्यू ले तो काफी वेल्थ क्रिएशन होगा इसमें। आईटी सेक्टर की ये जो कहानी है नो डाउट लॉन्ग टर्म में बहुत बढ़िया है, तो क्या आप ज्यादा लोडअप कर रहे हैं इसमें और एक्सपोजर अपना बढ़ाएंगे, स्पेशली इन मिड कैप आईटी? नीरज जी, बाय कंप्लायंस हम लोग को ये अलाउड नहीं है बताना कि फ्यूचर में क्या स्ट्रैटेजी रहती है हम लोग की, बट एज आई सेड कि हम लोग का सेक्टर के ऊपर काफी पॉजिटिव स्टांस है, एंड मुझे लगता है 3 से 5 साल में अच्छा वेल्थ क्रिएशन होगा आईटी सेक्टर में। ओके, अच्छा, विदाउट नेमिंग कंपनी, आई एम नॉट आस्किंग, आपको इस समय मार्केट में सबसे ज्यादा वैल्यू कहां दिख रही है? तो नीरज जी, जैसे आप देखेंगे हम लोग को सबसे ज्यादा वैल्यू अभी, अगर आप बात करेंगे सेक्टर स्पेसिफिक की, तो हमको वैल्यू ऑटो में दिखता है, इंडस्ट्रियल्स में दिखता है, काफी वैल्यू इमर्ज होता हुआ। एंड इंडस्ट्रियल एक बहुत बड़ा सेक्टर है, चाहे इंडस्ट्रियल को अगर आप ब्रेक करें तो वो केबल कंपनीज होती हैं या आपकी कैपिटल गुड्स कंपनीज होती हैं। तो आई थिंक इंडस्ट्रियल सेक्टर हमें वैल्यू दिखता है, हम लोग को ऑटोज में काफी वैल्यू दिखता है अभी भी। एंड गिवन के म्यूचुअल फंड जिस तरह से हम सोचते हैं, काफी बॉटम अप इन्वेस्टिंग पे हम लोग ध्यान देते हैं, तो अक्रॉस सेक्टर्स जहां पे मार्केट शेयर गेन हो रहा है, बहुत सारी ऐसी एफएमसीजी कंपनीज भी हैं जो काफी मार्केट शेयर गेन फोकस कर रही हैं, तो वहां पे भी हमको लगता है कि काफी इमर्ज हो रही हैं थीम्स, आइडियाज जहां पे वेल्थ क्रिएशन है। ओके, तो ये ऑटो, देखिए ऑटो में एक थोड़ा सा एक सवाल और बनता है, ऑटो में आजकल बड़ा झगड़ा चल रहा है ईवी को लेकर के, आइस इंजन को लेकर के, ये कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करता है आपके मन में या क्लैरिटी है? देखिए, हम लोग इसमें बहुत क्लियर है, और ये थीम हम अपने फंड में ना कि इवन वैल्यू में अक्रॉस थीम्स रन कर रहे हैं कि ईवी में हमारा थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर है कि किसका मार्केट शेयर, किस ओईएम का मार्केट शेयर कितना होगा, ये गेज करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि किसके क्या मॉडल लॉन्चेस होंगे, किसका मॉडल सक्सेसफुल होगा, आज ये कॉल लेना बहुत डिफिकल्ट होता है। हम लोगों ने मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा थीम टू प्ले ईवी इज के आप ऑटो एंसिलरीज के थ्रू खेलें, क्योंकि इंडिया में जिस तरह से 5 साल 7 साल पहले गाड़ियां खरीदी जाती थी, गाड़ियों को मैन्युफैक्चर किया जाता था, और जो आज किया जाता है उसमें काफी फर्क है। चाहे आप न्यू फीचर्स की बात करें, प्रीमियमाइजेशन की बात करें, तो हमेशा कंटेंट इस ऑटो एंसिलरी कंपनीज का इंक्रीज होता रहेगा। और आई थिंक वो थीम, वो कंटेंट अगर इंक्रीज होगा तो कैश फ्लोज इंक्रीज होंगे, अर्निंग्स ग्रोथ इंक्रीज होगी, एंड मल्टीपल अपने आप रीरेट होगा। तो आई थिंक ईवी में हम लोग बहुत क्लियर है कि हम लोग ईवीज में ज्यादातर थीम
ऑटो एंग्स के थ्रू खेल रहे हैं। परफेक्ट। तो ईवी का प्ले है तो ऑटो एंसिलरी के थ्रू जाइए, क्योंकि ओईएम्स में भी पता नहीं कौन कितना कर पाएगा, और फॉरेन प्लेयर्स अगर इंडिया आएंगे तो वो किस तरह से कम्पीट करेंगे उनसे। नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और इनसाइट्स देने के लिए कि आप अपना फंड कैसे चलाते हो। जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं वो इस इंटरव्यू को सुन के अपना मन बना सकते हैं, कुछ और भी रीडिंग कर सकते हैं वो। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर एक नए फंड और एक नए फंड मैनेजर के साथ आपकी मुलाकात होगी। नमस्कार।